गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? सब लोग ठीक ठाक? तो आज आप लोग के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूँ, केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स को हम लोग वन बाय वन डील करेंगे। क्या है केमिकल काइनेटिक्स, क्या है इसकी इंपॉर्टेंट, क्यों पढ़ते हैं हम ये, उसके बारे में हम वन बाय वन डील करेंगे। एग्जाम में आपके 9 और 10 मार्क्स से क्वेश्चन इससे आएंगे, ये बात आप माइंड में रख लीजिएगा, ठीक। तो ये केमिकल काइनेटिक्स, केमिकल मतलब आपको पता है कोई भी रिएक्शन केमिकल ही होती है, ठीक। एक चीज यहाँ पे आया है काइनेटिक्स। क्या है काइनेटिक्स? आपने मोशन में पढ़ा था डायनामिक्स और काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स मतलब क्या, एक मोशन था, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिएक्टेंट जो होगा, जो हमारे केमिकल कंपाउंड होंगे, उनके बीच क्या होगा, काइनेमेटिक्स होगा, मतलब वो मोशन में होंगे। और मोशन में करके क्या करेंगे, वो रिएक्टेंट से क्या करेंगे, वो प्रोडक्ट बनाएंगे। लिक्विड सॉल्यूशन में आपने पढ़ा था क्या कि रिएक्टेंट क्या होता है, आपस में कोलाइड करते हैं और एनर्जी बैरियर को क्रॉस करके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। दैट मीन्स उनके पास वहाँ होता था मोशन। तो वहीं कहा नहीं, यहाँ पे भी करेंगे। कैसे कैसे, तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो केमिकल काइनेटिक्स है उसमें बात करेंगे, ये क्या क्या चीज़ पढ़ना है हमको केमिकल काइनेटिक्स में। केमिकल काइनेटिक्स में हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी है उसको हम क्या करेंगे, यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सबसे पहला लिखा हो इट डील्स विथ, ये डील होगा। देखिए जो चीज़ यहाँ लिखा रहूँगा ये फुल्ली एनसीईआरटी है, ठीक है। आपका पूरा एनसीईआरटी में आपका मिल जाएगा, बस आपको समझने की कोशिश करनी है। तो यहाँ पे क्या, पहला है रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन का रेट क्या है, रिएक्शन का रेट क्या है, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है। दूसरा क्या है, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन। मैकेनिज्म मतलब क्या होता है, उसका स्टेप होता है, कैसे कैसे रिएक्शन हुआ। अगर ए से बी बना तो ए से बी बनने में क्या क्या चीज़ प्रोसेस में आई, उसको हम लोग पढ़ते हैं उसके मैकेनिज्म में। ये क्या था, रेट, किस रेट से, क्या वो तेज़ी से हुआ, क्या वो धीरे से हुआ, क्या वो मॉडरेट रेट में हुआ, उसको भी हम लोग आगे डील करेंगे। अगला क्या है, फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन के रेट को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं, उसको क्या करना है, हमको पढ़ना है। तो जिसमें पहला आप सबको पता है टेम्परेचर, ये हर जगह आप देखते आ रहे हो, टेम्परेचर। उसके बाद है प्रेशर, उसके बाद है कॉन्सेंट्रेशन, उसके बाद है कैटलिस्ट और उसके बाद है सरफेस एरिया। ये 5 चीज़ें क्या करती हैं, रेट ऑफ रिएक्शन को अफेक्ट करती हैं। तो आपसे पूछ सकता है क्या कि जो चीज़ें रेट ऑफ रिएक्शन को इफेक्ट करती हैं वो क्या क्या हैं, तो आप क्या क्या बोलोगे, वो टेम्परेचर है, वो प्रेशर है, वो कंसंट्रेशन है, वो कैटलिस्ट है कि नहीं, और एक सरफेस एरिया है। इन 5 का रिलेशन हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे कि अगर सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। ऐसी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, वन बाय वन पढ़ेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगला देखिए, बेस्ड ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन के रेट के बेस पे, रिएक्शन के रेट के बेस पे हमको 3 टाइप के रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे। 3 टाइप के केमिकल रिएक्शन पढ़ने को मिलेंगे। वो 3 टाइप क्या है, एक तो ऐसा रिएक्शन होगा जो बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, है कि नहीं। एक जो ऐसा रिएक्शन होगा जो बहुत स्लो होगा, और एक जो ऐसा रिएक्शन होगा क्या, ना तो फास्ट होगा ना तो क्या होगा, स्लो होगा, उसको हम बोलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। मॉडरेट रिएक्शन क्या होता है, ये तो ना ज़्यादा तेज होगा ना ज़्यादा क्या होगा, स्लो होगा। तो ऐसे मोशन को हम क्या करेंगे, पढ़ने वाले हैं, ऐसे टाइप के रिएक्शन को हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला मैं लिखा एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन, एक्सट्रीमली फास्ट कहने का मतलब क्या है कि ये एक ए है और ये क्या है, बी है, दोनों को जैसे ही कांटेक्ट में लाए हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन वो होता है कि जिसमें रिएक्टेंट को जैसे ही कांटेक्ट में लाते हैं प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन। इसमें आते हैं एग्जाम्पल में कौन, आयोनिक रिएक्शन आते हैं। कौन आते हैं, आयोनिक रिएक्शन। आयोनिक रिएक्शन आपको पता है, जैसे देख लीजिए यहाँ पे HCl प्लस NaOH को हमने मिलाया तो NaCl प्लस यहाँ से पानी बन के क्या हो गया, निकल गया, है कि नहीं। तो ये था आयनिक रिएक्शन। तो आपसे पूछिए कि एक एक्सट्रीमली फास्ट रिएक्शन का एग्जांपल बताइए, तो आप बोलेंगे कि वो आयनिक रिएक्शन होता है। उसके बाद आपसे पूछिए एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन, बहुत धीरे वाला रिएक्शन, बहुत धीरे बहुत धीरे। तो ऐसा रिएक्शन कहाँ होता है, आपने देखा है, लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन, ये 4 से 5 साल तक लग जाते हैं। तो 4 से 5 साल तक आप रहिएगा पढ़ने के लिए कि भाई कितना रिएक्शन हुआ, क्या हुआ। तो इसको बोलते हैं एक्सट्रीमली स्लो रिएक्शन। तो वो रिएक्शन विच टेक प्लेस मैक्सिमम टाइम, दैट इज अबाउट 4 to 5 ईयर्स। एग्जाम्पल में आप क्या लिखोगे, तो एग्जाम्पल में आप लिखोगे रस्टिंग ऑफ आयरन। तो यह लिखा हो रस्टिंग ऑफ आयरन। एक्सट्रीमली फास्ट हो गया, एक्सट्रीमली स्लो हो गया। अब चलेंगे मॉडरेट रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, मॉडरेट रिएक्शन। तो मॉडरेट रिएक्शन वो रिएक्शन होते हैं, मॉडरेट रिएक्शन आपके वो रिएक्शन होंगे ना तो ज़्यादा फास्ट होंगे ना तो ज़्यादा क्या होंगे, स्लो होंगे।
तो रिएक्शन आर नाइदर टू फास्ट नॉर टू स्लो, ना तो रिएक्शन ज़्यादा फास्ट होगा ना ही रिएक्शन ज़्यादा क्या होगा, स्लो होगा। तो ऐसे कौन सा रिएक्शन है, तो याद रखिएगा जितने आपके ऑर्गेनिक रिएक्शन में कराऊंगा, जितने आपके मैं ऑर्गेनिक रिएक्शन कराऊंगा सारे क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। क्या होते हैं, मॉडरेट होते हैं। तो वही लिखा हूँ, सारे मॉडरेट होते हैं। कौन से, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन, ऑल ऑर्गेनिक रिएक्शन। देखिए मेन बात करें ए से बी बनने में, ये ए रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, बी बन रहा है प्रोडक्ट। तो इसके रेट में क्या अंतर आता है, आपको हमेशा पता है कि कोई भी रिएक्शन जब ए से बी बनेगा तो जो लेफ्ट साइड वाला होता है उसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट और जो राइट साइड वाला होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट। ये तो आपको पता है। जब रिएक्शन स्टार्ट होगी तो रिएक्टेंट क्या होता है, रिएक्टेंट डिक्रीज करना शुरू होता है। रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज करना शुरू होता है, दैट मीन्स टूटना शुरू करता है और इसी के टूटने से क्या कौन बनता है, ये प्रोडक्ट बनता है कि नहीं। तो कोई भी रिएक्शन में, जनरली बहुत सारे रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, डिक्रीज होता है और प्रोडक्ट क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो रिएक्टेंट जब डिक्रीज होगा तो उसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे हम लोग, डिक्रीज मतलब नेगेटिव साइन, और प्रोडक्ट हर रिएक्शन में बढ़ेगा इसके लिए कौन सा साइन यूज करेंगे, पॉजिटिव साइन। तो याद रखिएगा रिएक्शन में हमेशा पॉजिटिव साइन देते हैं किसके लिए, प्रोडक्ट के लिए, और हमेशा नेगेटिव साइन देंगे किसके लिए, रिएक्टेंट के लिए, है कि नहीं। जैसे ये ए से बी रिएक्शन हुआ, क्या हुआ है, ए से बी जब ये रिएक्शन हुआ है तो आपको पता है कि ए क्या होगा, डिक्रीज करेगा और बी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। क्या इंक्रीज क्या डिक्रीज करता है, तो वो करता है उसका कॉन्सेंट्रेशन। आपने कितना लिया था, कितना मोल आपने लिया था पर लीटर, कितना मोल आपने पर लीटर लिया था, वही क्या था, कॉन्सेंट्रेशन था, है कि नहीं। 2 ग्लास पानी है, 2 ग्लास पानी है, दोनों ग्लास सेम है, एक में 2 चम्मच चीनी डाले, एक में 5 चम्मच चीनी डाले। सॉल्यूट की मात्रा किस में ज़्यादा हो गई, 5 चम्मच वाले में, तो इसका कंसंट्रेशन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, ये ज़्यादा मीठा लगेगा, है कि नहीं। तो यही कहानी है कंसंट्रेशन की। तो ए का कंसंट्रेशन डिक्रीज करेगा और बी का कंसंट्रेशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो यही ग्राफ में बता दिया, देखिए बी का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है और ए का क्या हो रहा है, घट रहा है कि नहीं। तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन हमेशा घटता है और प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन क्या होता है, बढ़ता है। ये चीज़ अपने माइंड में आप लोग डाल लीजिए। अब देखिए ये रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, रेट किस रेट से रिएक्शन हो रहा है, किस रेट से रिएक्शन हो रहा है। कहने का मतलब कि कंसंट्रेशन जो रिएक्टेंट का किस रेट से घट रहा है और प्रोडक्ट किस रेट से बढ़ रहा है। रेट का मतलब यही ना हुआ कि बताओ तुम्हारी रेट क्या है, कैसे तुम काम कर रहे हो, क्या कर रहे हो। तो रेट कहने का मतलब क्या है कि कितने की तेजी से रिएक्टेंट घट रहा है और कितने की तेजी से रिएक्टेंट क्या हो रहा है, प्रोडक्ट बढ़ रहा है कि नहीं। यही ना, क्या हो सकता है कि रिएक्टेंट बहुत धीरे 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 टूटेगा और प्रोडक्ट बहुत धीरे 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 बढ़ेगा, है कि नहीं। हो सकता है रिएक्टेंट सडनली डिक्रीज कर जाए और प्रोडक्ट सडनली क्या हो जाए, बढ़ जाए, है कि नहीं। तो यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, देखिए लिखा हूं, इट इज डिफाइंड एज रेट इन चेंज ऑफ कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन का जो रेट है उसका चेंज, किसका, रिएक्टेंट का चेंज होगा तो किसका चेंज हो जाएगा, प्रोडक्ट का चेंज हो जाएगा। जैसे जैसे अगर रिएक्टेंट को आप चेंज करोगे कंसंट्रेशन तो प्रोडक्ट का भी चेंज हो जाएगा। तो क्या बोलोगे, इट इज डिफाइंड एज रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन एंड प्रोडक्ट। तो जब भी चेंज होगा तो कुछ तो समय लगेगा ना, क्यों ना समय वो 1 सेकेंड ही लगे, है कि नहीं। तो वही बोल रहा है क्या कि रेट कंसंट्रेशन का रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का पर यूनिट टाइम, यही क्या होता है, रेट होता है। यही क्या होता है, रेट होता है। रेट इज इक्वल टू यहाँ लिख दिया हूँ प्लस माइनस, प्लस किसके लिए लिखा हूँ, प्रोडक्ट के लिए लिखा हूँ, माइनस किसके लिए लिखा हूँ, तो रिएक्टेंट के लिए लिखा हूँ। यहाँ प्लस है प्रोडक्ट के लिए, माइनस है रिएक्टेंट के लिए। ये डेल्टा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डेल्टा। आपको डिफरेंशिएशन में बताया था ना कि 2 तरह के रेट होते हैं, एक होता है एवरेज रेट ऑफ चेंज, एक होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। यहाँ लिख भी दिया हूँ कि एक है एवरेज रेट ऑफ चेंज और एक है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, है कि नहीं। एवरेज रेट ऑफ चेंज क्या होता है, एवरेज रेट ऑफ चेंज होता है किसी सर्टेन इंटरवल के बीच हम लोग निकालते हैं, है कि नहीं। जैसे 2 मिनट, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, कुछ सडन इंटरवल हुआ ना, तो सडन इंटरवल के बीच में हम क्या निकालते हैं, क्या निकालते हैं, एवरेज रेट निकालते हैं। और इंस्टेंटेनियस किसी पार्टिकुलर इंस्टेंट पे एट इक्वल टू 2 सेकंड पे निकालिए, एट इक्वल टू 3 सेकंड पे निकालिए, है कि नहीं। तो वो क्या है, इंस्टेंटेनियस रेट है। तो यहाँ पे लिखा हूँ, अभी तो एवरेज को ही लिखा हूँ, प्लस माइनस, प्लस फॉर प्रोडक्ट, माइनस फॉर रिएक्टेंट, डेल्टा मीन्स चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय चेंज इन टाइम। तो रेट का क्या हो गया, रेट का आप बोलोगे क्या, प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ सी बाय डेल्टा टी। आप क्या इसको लिख सकते हो किसके टर्म में, ये तो एवरेज था ना, इंस्टेंटेनियस के टर्म में, तो हाँ से लिख सकते हैं कैसे, प्लस माइनस, प्लस प्रोडक्ट के लिए माइनस रिएक्टेंट के लिए। बोलेंगे क्या, डी मीन्स डी मीन्स डिफ्रेंशिएशन आपने पढ़ा था ना इंस्टेंटेनियस के लिए, तो वहीं डी
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ C बाई में dt, बाई में क्या हो जाएगा, dt हो जाएगा। इतना में किसी को दिक्कत, इतना में हमने पढ़ा क्या कि केमिकल काइनेटिक्स में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, किसको डील करना है, उसके बाद कितने टाइप के रिएक्शन को पढ़ना है। फिर हमने पढ़ा क्या कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं जो केमिकल काइनेटिक्स को क्या करते हैं, चेंज करते हैं। अच्छा 5 थे, उसको भी पढ़ लिया, उसको डीपली 1 by 1 हम लोग करने वाले हैं, उसकी आप चिंता नहीं कीजिए, उसके लिए मैं हूँ। उसके बाद टाइप ऑफ रिएक्शन कराया, उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट रेट ऑफ रिएक्शन कराया। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है कि चेंज इन कंसंट्रेशन, क्योंकि कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का चेंज होगा तभी तो प्रोडक्ट का चेंज होगा। तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। तो यही रेट इज इक्वल टू क्या होता है, प्लस माइनस डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ C बाई डेल्टा टी। अगर D की टर्म में बोले तो प्लस माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ C बाई में dt। रिएक्टेंट के लिए हमेशा घटेगा बेचारा, प्रोडक्ट के लिए हमेशा कंसंट्रेशन क्या होगा, बढ़ेगा। दो टाइप के हो गए, एक एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन हो गया और एक इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए आप, आपको बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलेंगी जो आपको कोई नहीं बताया होगा। आप बस जुड़े रहिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जो भी चैप्टर आपको आएगा सारे के सारे एग्जाम के ही चैप्टर होंगे और बहुत सारे मार्क्स दे के आपको जाएंगे। तो जो अभी भी हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लाइक सब्सक्राइब कर ले। तो यहाँ तक आप लोग लिखिए, फिर अगला आपको बता रहा हूँ रेट के बाद आगे चल रहे हैं कि रेट को रिएक्शन को लिखते कैसे हैं, क्या कहानी है। तो कहानी में अब ट्विस्ट आएगा, तो उस ट्विस्ट को हम लोग पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो इसको लिखिए पहले आप लोग, जल्दी से नोट डाउन कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। देखिए एक जनरल इक्वेशन से मैं आपको बताऊंगा कि जनरल इक्वेशन से हम लोग एवरेज रेट को कैसे लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस रेट को कैसे लिखेंगे। आपको लिखना मैं सिखाऊंगा, अगर आपको लिखना आ गया तो एग्जाम के क्वेश्चन आप लोग कर लोगे। तो आपको मेन हम लोग क्या करेंगे, लिखना काम करेंगे। तो एक जनरल रिएक्शन है M1A प्लस M2B गिव्स N1C प्लस N2D, ये आपका एक जनरल रिएक्शन है, ठीक है। इसमें आपको लिखना है क्या, इसमें आपको लिखना है एवरेज रेट को लिखना है। क्या लिखना है, एवरेज रेट को। तो क्या लिखोगे, पहले लिखोगे क्या, A और B के लिए लिखोगे। तो A और B क्या है, A और B क्या है, ये तो रिएक्टेंट है ना। रिएक्टेंट में कैसा साइन यूज होगा, तो नेगेटिव साइन यूज होगा। अरे वाह, वेरी गुड। तो आते हैं, पहले लिखेंगे माइनस में, एवरेज है ना तो डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, A का, माइनस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ किसका, A का, बाई में इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट M1 डेल्टा T बराबर होता है, फिर यहीं से माइनस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा है, रिएक्टेंट B है, बाई में M2 डेल्टा T बराबर में आप लिख सकते हो क्या, ये तो नेगेटिव वाला था क्योंकि रिएक्टेंट था। प्रोडक्ट के लिए क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव। तो प्लस में चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ किसका, C का, बाई में N1 डेल्टा T, है कि नहीं। सिमिलरली आप D को लिख सकते हो, प्लस में कंसंट्रेशन, डेल्टा कंसंट्रेशन ऑफ D बाई में N2 डेल्टा T। आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो, किसको, तो आप D को लिख सकते हो। सिमिलरली ये क्या था, एवरेज रेट था। तो एवरेज रेट में हम क्या करते हैं, एवरेज रेट में हम डेल्टा लिखते हैं। अगर मैं बोलूँ इंस्टेंटेनियस रेट, क्या बोलूँ, इंस्टेंटेनियस रेट बोलूँ, इंस्टेंटेनियस रेट अगर मैं बोलूँ आपसे कि इंस्टेंटेनियस रेट आप लिख के दिखाइए, इंस्टेंटेनियस रेट। तो इंस्टेंटेनियस रेट में सेम वही चीज़, माइनस इस डेल्टा के जगह क्या हो जाएगा, इस डेल्टा की जगह D हो जाएगा। तो माइनस में D कंसंट्रेशन ऑफ A बाई में सेम चीज़ M1, जहाँ डेल्टा T था वहाँ dt लिख देंगे, इज इक्वल टू माइनस D कंसंट्रेशन ऑफ B बाई में M2 dt इज इक्वल टू प्लस में D कंसंट्रेशन ऑफ C बाई में N1 dt। बताइए कोई लिखने में दिक्कत किसी को, लिखने में यहाँ किसी को दिक्कत नहीं होगी। एवरेज होगा तो डेल्टा लिख के ऐसे भर देंगे और इंस्टेंटेनियस होगा तो ऐसे 1 by 1 क्या कर देंगे, लिख के भर देंगे। बोले कोई दिक्कत तो नहीं। एक चीज़ आपके माइंड में बता रहा हूँ, वो याद करना पड़ेगा, एग्जाम में यही पूछता है, नोट करना होगा आपको। देखिए ये आपने लिखा है माइनस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई में M1 डेल्टा T, है ना। माइनस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई में M1 डेल्टा T, इसको हम बोलते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन। ये रिएक्शन का क्या है, रेट है। आपसे पूछे, देखो क्या लिख रहा हूँ, एवरेज रेट लिख रहा हूँ, मतलब ये रिएक्शन का क्या है, रेट है। लेकिन अगर आप क्या करोगे, इस M1 को हटा दोगे। कैसे, देखो माइनस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A बाई में डेल्टा T,
डेल्टा टी मतलब क्या किया, डेल्टा टी मतलब क्या किया, डेल्टा टी में ये किया, डेल्टा टी मतलब ये किया कि जो ये m1 था उसको हमने हटा दिया। तो m1 को हटा दिया मतलब क्या, यहाँ m1 था इसमें हमने m1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो m1 क्या हो गया, कट गया। तो ये रिएक्टेंट है ना, तो रिएक्टेंट क्या होता है, हमेशा रिएक्शन में रिएक्टेंट क्या होता है, डिसअपीयर होता है, और ये क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है, अपीयर होता है। रिएक्टेंट में हमेशा रेट क्या होता है, रिएक्टेंट हमेशा क्या होता है, डिसअपीयर होता है, और प्रोडक्ट क्या होता है, हमेशा अपीयर होता है। तो अगर इसमें स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट जो हमारा m1 था, जो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट हमारा m1 था, उसको अगर हम हटा देंगे तो ये बन जाएगा क्या, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसको बोलेंगे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। बोलिए कोई दिक्कत तो, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस। यही कहानी अगर इसको लिख दूं, प्रोडक्ट वाले को कैसे लिखूंगा, प्रोडक्ट वाले को लिखूंगा ऐसे, प्रोडक्ट वाले कैसे लिखूंगा, देखो प्रोडक्ट वाले को प्लस में डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय में डेल्टा टी, बाय में डेल्टा टी। देखिए तो प्लस में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी बाय में डेल्टा टी, इस n1 को हटा दिया, मींस स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को मैं हटा दिया हूं। तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। क्या बोलेंगे इसको बोलेंगे रेट ऑफ अपीयरेंस। अभी कहने का मतलब क्या था हमारा, कहने का मतलब ये है कि अगर हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रखे रहेंगे तो वो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। वो क्या होगा, वो होगा रेट ऑफ रिएक्शन जब हम स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट रखे रहेंगे तो। लेकिन उसके स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट को हटा देंगे तो उसको हम लोग बोलते हैं डिसअपीयरेंस, और प्रोडक्ट को बोलेंगे अपीयरेंस, क्योंकि हमेशा रिएक्टेंट घटता है इसलिए डिसअपीयर होता है, और प्रोडक्ट हमेशा बढ़ता है इसलिए क्या होता है, अपीयर होता है, तो उसको हम लोग बोलेंगे अपीयरेंस। ये रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और ये क्या, रेट ऑफ अपीयरेंस। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो या रेट ऑफ अपीयरेंस हो, वो बराबर होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और रेट ऑफ अपीयरेंस बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन इनटू उसके कोफिशिएंट के बराबर। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस लिख सकते हैं, बोलिए क्या, कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस वो बराबर होता है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन इनटू उसका कोफिशिएंट, इनटू उसका क्या, कोफिशिएंट, है कि नहीं। देखिए रेट ऑफ रिएक्शन हमारा ये है ना, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, ये है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है हमारा, ये है, रेट ऑफ रिएक्शन ये है। तो रेट ऑफ रिएक्शन में अगर इसके कोफिशिएंट मींस m1 से अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे, m1 से हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो m1 क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो m1 जब कट जाएगा तो ये वाली चीज़ बचेगी, और ये वाली चीज़ किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या रेट ऑफ अपीयरेंस के बराबर। तो वही मैं लिखा हूँ कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस हो या अपीयरेंस हो वो बराबर होता है रेट ऑफ रिएक्शन इनटू उसका कोफिशिएंट के बराबर। तो रेट ऑफ रिएक्शन इनटू उसके कोफिशिएंट के बराबर। इतना चीज़ में किसी को दिक्कत हो, बोलिए, इतना चीज़ में मुझे नहीं लगता किसी को दिक्कत होगी, क्योंकि चीज़ें बहुत आसान हैं, बस इसको समझना होगा कि रेट ऑफ रिएक्शन को लिखते कैसे हैं और क्या कहानी है लिखने की। वेरी गुड, सबको समझ में आ रहा है। अच्छा, ये देखिए लिखा हूँ कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, क्या है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है उसको लिख सकते हो आप किसके टर्म में, तो नंबर ऑफ मोल के भी टर्म में और चेंज इन प्रेशर के टर्म में पर यूनिट टाइम। कहने का मतलब क्या है, ये रिएक्टेंट के लिए क्या लिखा हुआ है, रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, तो बोल सकते हो माइनस में डी मतलब चेंज किसका, मोल का ना, किसका, मोल का। तो बोलेंगे मोल ऑफ, माइनस में डी, मोल ऑफ N2 बाई में dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ, कोफिशिएंट कितना था यहाँ पे, 1 था, तो यहाँ 1 लिख दिया हूँ, माइनस में d चेंज इन मोल ऑफ H2 बाई में dt, और क्या कितने दे देंगे यहाँ पे, 3 दे देंगे। ऐसे इसको लिख सकते हो क्या, प्लस में चेंज ऑफ मोल ऑफ NH3 बाई में 2 dt, है कि नहीं। तो आपको लिखने आना चाहिए, लिखने आपको आ जाएगा, इतना मुझे विश्वास है। अगर प्रेशर के टर्म में बोल रहा है तो यहाँ मोल के जगह क्या लिखोगे, पी लिख दोगे। देखो यहाँ पी लिख दिया हो प्रेशर के टर्म में भी, तो इसको आप मोल के टर्म में भी लिख सकते हो और प्रेशर के टर्म में भी आप लोग लिख सकते हो। किसको, रेट लॉ एक्सप्रेशन को। रेट लॉ जो रिएक्शन है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके टर्म में, तो 3 के टर्म में मैं लिखना आपको बता दिया। किसके किसके टर्म में, तो कंसंट्रेशन के टर्म में, कंसंट्रेशन के टर्म में तो आप लोग दम क्या बोलते हैं, आप लोग दम मतलब मास्टर हो गए हो इसमें। उसके बाद प्रेशर के टर्म में, तो प्रेशर जहाँ जहाँ है बस चेंज लगा देना है, मोल की जगह प्रेशर लिख देना है सब में, बाकी सब कहानी वहीं। और जहाँ ये आपका मोल दिख रहा है तो मोल तो करके आपको दिखाई दिया हूँ, तो मोल आपको करके दिखा दिया, कंसंट्रेशन आपको करके दिखा दिया, और क्या दिखा दिया हूँ,
और क्या दिखा दिया हूँ, प्रेशर करके दिखा दिया हूँ। तो ये लिखते कैसे हैं इसको एक बार लिख लीजिए, उसके बाद आगे क्वेश्चन करेंगे, आगे और भी सारी चीज़ें पढ़नी है, जल्दी से इसको लिखिए आप लोग। वेरी गुड। अब इस रेट को क्या करेंगे, जो हमारा रेट है उस रेट को एक अच्छा सा टर्म बनाने के लिए रेट लॉ एक्सप्रेशन ला दिया गया। क्या ला दिया गया, रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन किस लिए, तो जितने केमिस्ट लोग थे ये लोग जो हम लोग रेट बार बार लिख रहे थे ना कि रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन, प्रोडक्ट के लिए पॉजिटिव साइन, बाय एम ऑन डी टी, एम ऑन डेल्टा टी करके ऐसे लिख रहे थे, तो उसको हल्का बनाने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, पूरे केमिस्ट के द्वारा एक एक्सपेरिमेंट किया गया, और उसमें पहली बार क्या किया गया था, केमिस्ट्री में मैथ का यूज़ किया गया था। केमिस्ट्री में मैथ का यूज़ किया गया था किस में, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को लिखने के लिए। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन क्या होता है, तो आपको पता चल गया कि एक्सपेरिमेंटली होगा, मैथमेटिकल ऑपरेशन इसमें हुआ होगा। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन देखिए, ये है रेट लॉ एक्सप्रेशन। एग्जाम में बाबू आप लोग समझ जाइए 4 मार्क्स या 3 मार्क्स तो आपके पक्के आने वाले हैं। जो बिहार बोर्ड वाले हैं वो तो पढ़ ले कि हर बार एग्जाम में पता ना क्यों ये बार बार पूछता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में आपको क्या बता दूं, तो आपको बताया था कि रेट लॉ जो है एक्सपेरिमेंटली केमिस्ट के द्वारा एक्सपेरिमेंट किया गया था, एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है। आप बताइए जब हम रिएक्शन लिखते हैं तो मेन इंपॉर्टेंट रोल किसका होता है, रिएक्टेंट का होता है ना, रिएक्टेंट का होता है, और कॉन्सेंट्रेशन का होता है कि नहीं। जो रेट है रिएक्शन का रेट मेनली किस पे डिपेंड करता है, रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पे, कि रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कितना तेज से टूट रहा है और कितना तेज से बढ़ रहा है। तो वहीं यहाँ पे लिखा हूँ कि रेट लॉ इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैथमेटिकल एक्सप्रेशन विच गिव्स रिलेशन बिटवीन, जो हमको रिलेशन देता है किसके बीच, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट, वहां भी तो रिएक्शन का रेट ही लिख रहे थे, रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ किसका, रिएक्टेंट का, किसका, रिएक्टेंट का। क्योंकि रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन पे ही प्रोडक्ट डिपेंड करता है ना, जितना टूटेगा उतना प्रोडक्ट बनेगा, है कि नहीं। तो वहीं लिखा हूं कि रेट लॉ एक्सप्रेशन जो है मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है विच गिव्स रिलेशन बिटवीन रेट ऑफ रिएक्शन एंड कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इज इट राइट, वेरी गुड। आते हैं M1A प्लस M2 गिव्स N1C प्लस N2D। यही रिएक्शन में पीछे भी लिखा था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू रेट लॉ जो रेट होता है, देखिए रेट ऑफ रिएक्शन जो रेट होगा वो इज इक्वल टू होगा, देखिए के एक कांस्टेंट वैल्यू देते हैं, कांस्टेंट वैल्यू को बोलते हैं रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट, इसी को बोलते हैं के को बोलते हैं क्या, रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। और ये जो वैल्यू ऑफ के होती है आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के लिए याद कर लीजिए कि जो वैल्यू ऑफ के होगी डिपेंड करती है टेम्परेचर पे और कैटालिस्ट पे ओनली, है कि नहीं। एनसीईआरटी में ऐसे ही अंडरलाइन करके लिखा हुआ है कि जो वैल्यू ऑफ के है डिपेंड करता है किस पे, कैटालिस्ट पे और टेम्परेचर पे। तो रेट इज इक्वल टू के किसका, तो रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन का, तो कंसंट्रेशन ऑफ ए फिर कंसंट्रेशन ऑफ बी, और अपने मन से कुछ पावर में डाल देंगे एक्स और वाई। तो रेट लॉ एक्सप्रेशन इक्वल टू हो गया क्या, रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डॉट कंसंट्रेशन ऑफ वाई टू द पावर वाई। जो के है ये रेट कांस्टेंट है और वेलोसिटी कांस्टेंट है। सर ये सी डी आपने क्यों नहीं लिखा, पिछले वाले में तो सी डी आपने लिखा था, तो सी डी बाबू इसलिए हमने नहीं लिखा कि यहाँ पे लिखा है कि हमेशा ये क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे ही डिपेंड करेगा, रिएक्टेंट की बात करेंगे हम, प्रोडक्ट पे नहीं जाएंगे, है कि नहीं। यहाँ तक किसी को दिक्कत, यहाँ तक जब किसी को दिक्कत नहीं, तो कुछ पॉइंट जो है आपको याद करने हैं, कुछ पॉइंट जो है आपको क्या करने हैं, याद करने हैं। तो कौन कौन से पॉइंट है जो आपको याद करने हैं, देखिए कौन कौन से पॉइंट आपको याद करना है। बार बार आपको बता रहा हूँ के तो मान लें कांस्टेंट वैल्यू हमने दे दिया, ए बी कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ बी, ये तो हमको पता था, ठीक है। ये एक्स वाई कहाँ से आया, तो यही तो एक्स वाई एक्सपेरिमेंट से आया, यही एक्स वाई कहाँ से आया, जो केमिस्ट लोग एक्सपेरिमेंट किए थे वहीं से तो क्या आया, एक्स वाई आया। तो उस एक्स वाई के बारे में क्या करेंगे हम लोग, डील करेंगे। देखिए पहली बात क्या है, पॉइंट्स टू रिमेंबर, एग्जाम में 2 मार्क्स आपके फिक्स है बाबू, फिक्स है, बात की वैल्यू रखो, फिक्स है। क्या है पहला कि वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इज एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड। आपको पहले ही बता चुका हूं क्या कि जो एक्स और वाई की वैल्यू आई है वो एक्सपेरिमेंटली क्या है, डिटरमाइंड है। कोई दिक्कत नहीं सर। एक्स और वाई देखो कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए यहाँ पे दिया गया था, यहाँ पे दिया गया 2 दिया है, यहाँ पे दिया है 3, तो ए का पावर 2 और बी का पावर 3, कभी कभी क्या हो जाए, आ जाएगा, मतलब ए और बी के जो स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट थे उसके बराबर आ जाए कभी कभी, और कभी कभी उसके बराबर नहीं भी आएगा। अगर 2 और 3 आ गया और यहाँ भी 2 और 3 दिया है तो आप ये नहीं समझ जाइएगा कि 2 और 3 उसका स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट ही है, कभी नहीं, क्योंकि लिखा हूँ कि एक्स एंड वाई मे और मे नॉट बी इक्वल टू स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट। एक्स और वाई की जो वैल्यू है स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट की इक्वल हो भी सकती है, ना भी हो सकती है,
मैं बोलिए एक्स और वाई की जो वैल्यू है वो इक्वल हो भी सकती है और ना भी हो सकती है, किसके? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। अब देखिए एक्स और वाई कहाँ पे है? एक्स और वाई पावर में है। किस में है? एक्स और वाई पावर में है। तो पावर क्या हो सकता है? किसी का पॉजिटिव हो सकता है, उसको निगेटिव होगा तो नीचे लाके क्या कर देंगे? पॉजिटिव कर देंगे। तो पावर पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। किसी का पावर 0 कर देने से वैल्यू कितनी आती है? 1। तो पावर 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन भी तो हो सकता है कि नहीं? तो हम बोलेंगे क्या कि जो वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है, वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई है मे भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, 0 हो सकता है और फ्रैक्शन भी हो सकता है। कोई दिक्कत? और आपको क्या बताया? ये क्या है? ये क्या है? के मीन्स रेट कांस्टेंट और वेलोसिटी कांस्टेंट। तो जितना ज़्यादा इस के का वैल्यू होगा, जितना ज़्यादा के का वैल्यू को बढ़ाओगे उतना रिएक्शन का रेट क्या होगा? फास्ट होगा। दैट मीन्स रिएक्शन उतनी क्या होगी? तेजी से होगी। अरे वाह वाह। तो आ जाओ, हायर द वैल्यू ऑफ के फास्टर विल बी रेट ऑफ रिएक्शन। जितना ज़्यादा वैल्यू के का होगा उतना ज़्यादा क्या होगा? फास्ट होगा रेट ऑफ रिएक्शन। ये क्या पढ़ा? ये हमने पढ़ा रेट लॉ एक्सप्रेशन। ये क्या देता है? तो ये एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड मैथमेटिकल ऑपरेशन है जो रिएक्शन के रेट को और उसके कंसंट्रेशन के बीच रिलेशन बताता है। तो क्या था? R इजिकल टू के कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर y। सर सब तो दिख रहा है, के क्या है? तो के क्या है? कि वेलोसिटी कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट है। ये बता दीजिए सर ये किस पे डिपेंड करता है? तो ये डिपेंड करता है किस पे? टेम्परेचर एंड कैटालिस्ट पे। इज इट राइट? ओके। उसके बाद सर ये जो x और y की वैल्यू आई है ये क्या है? तो एक्स वाई की वैल्यू ये है, देखो एक्स वाई एक्सपेरिमेंट से आया है। अच्छा सर उसके बाद एक्स वाई की वैल्यू इक्वल और नहीं भी इक्वल हो सकती है, किसके? स्टाइकोमेट्रिक कोफिशिएंट के। अरे वाह। उसके बाद एक्स और वाई वैल्यू पावर में है ना, वो पॉजिटिव, निगेटिव, 0 और फ्रैक्शन भी हो सकती है। और जितना ज़्यादा के का वैल्यू बढ़ाएंगे उतना रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? फास्ट होगा, है कि नहीं? अब देखिए रेट लॉ एक्सप्रेशन को आप गैसियस रिएक्शन होगा, क्या होगा? ये तो मान लीजिए आपको कंसंट्रेशन दिया गया था, अगर गैसियस होगा तो गैसियस को भी प्रेशर के टर्म में क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। अगर गैसियस होगा तो उसको भी प्रेशर के टर्म में क्या कर सकते हैं? लिख देंगे। कैसे? बस उस समय से लिखोगे रेट इज इक्वल टू के टाइम्स बस प्रेशर ऑफ, मान लीजिए क्या था? ए था ना, तो प्रेशर ऑफ ए का पावर x इंटू प्रेशर ऑफ बी का पावर y। प्रेशर किस में होता है? प्रेशर किस में होता है? सॉलिड में, लिक्विड में? लिक्विड में होता है। परमेशनली प्रेशर किसके लिए? गैसियस रिएक्शन के लिए। तो अगर एक्सप्रेशन हमारा गैसियस हो, अगर हमारा रिएक्शन क्या हो? गैसियस हो, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन को हम लिख सकते हैं किसके टर्म में? पार्शियल प्रेशर के टर्म में। किसके टर्म में? पार्शियल प्रेशर के टर्म में हम लिख सकते हैं। वहीं देखिए कैसे? के हर रिएक्शन में क्या करना है? रेट, क्योंकि रेट में और कंसंट्रेशन पे तो डिपेंड करता है रिएक्टेंट के, है कि नहीं? तो रेट इज इक्वल टू के टाइम्स वेलोसिटी कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट इनटू प्रेशर है ना, तो प्रेशर ऑफ ए का पावर x इनटू प्रेशर ऑफ बी का पावर y डिटरमाइन कर देंगे, है कि नहीं? आया समझ में? 4 मार्क्स मिलेंगे आपको ना? 4 मार्क्स मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बताओ। 4 मार्क्स तुमको जरूर मिलेगा, पक्का बोल रहा हूं, प्रॉमिस कॉपी पे लिख लोगे, सर ने बोला है 4 मार्क्स मिलेगा मिलेगा मिलेगा। एग्जाम देके आना, उस दिन पक्का कॉल करना कि सर ये तो सही बात बोले थे, 4 मार्क्स क्या हुआ? पूरे के पूरे आ गए हैं। ठीक, तो इसको एक बार लिखिए। इसके बाद चलेंगे क्या हम लोग? ये था हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन, और रेट लॉ एक्सप्रेशन का यूज करके आगे आ गया क्या पढ़ने के लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। किसके लिए? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पढ़ने के लिए आ गया। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को पढ़ेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे उसका यूनिट। क्या करेंगे? उसका यूनिट पढ़ेंगे। तो पहले आप रेट लॉ एक्सप्रेशन को एक अच्छा सा नोट्स बना के लिखिए, क्योंकि 4 मार्क्स एग्जाम में आने वाले हैं। उसके बाद हम लोग आते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। तो इसको जल्दी से लिखिए आप लोग, जल्दी से। अरे वाह, जल्दी से लिखो, जल्दी जल्दी। अब करने वाले हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है? तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जो आपने लिखा था ना कि आर रेट इज इक्वल टू के टाइम्स कंसंट्रेशन ऑफ ए का पावर x इंटू कंसंट्रेशन ऑफ बी का पावर y। अगर और होता तो कंसंट्रेशन ऑफ सी का पावर z लिखते आप। तो जितना पावर में आप x y z लिख रहे हो, कंसंट्रेशन टर्म लिख रहे हो, उन सबको अगर जोड़ दोगे, क्या कर दोगे? ऐड कर दोगे, तो वहीं बन जाता है क्या? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या बन जाता है? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। सबसे ईजी और एग्जाम में 2 मार्क्स, सबसे ईजी और एग्जाम में 2 मार्क्स। देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ये होता है क्या? दिस इज इक्वल टू सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। देखिए नोट्स बनाने के लिए भी आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी आप बनाइए। ऐसा टीचर आपको कोई नहीं पढ़ाएगा कि नोट्स भी आपको बनवाएगा। तो साथ साथ हम नोट्स बनाते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। ठीक, डिजिटल दुनिया में नहीं जाइए, थोड़ा बेसिक लेवल पर रहिए, बट समझने की कोशिश कीजिए चीज़ों को।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ये इक्वल होता है क्या, सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन टर्म इन रेट लॉ एक्सप्रेशन। कैसे भाई, तो एक रेट लॉ एक्सप्रेशन में लिखा हूं M1A प्लस M2B प्लस M3C से कुछ प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट है और रिएक्टेंट से क्या बना, कुछ प्रोडक्ट, क्योंकि पता है कि रेट लॉ एक्सप्रेशन में ओनली रेट ऑफ रिएक्शन और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ही पार्टिसिपेट करते हैं। तो रेट बराबर क्या लिखेंगे, रेट बराबर क्या लिखेंगे बोलिए आप लोग, तो रेट बराबर लिखेंगे ना हम लोग, रेट बराबर K टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A है यहाँ पे देखिए, और क्या है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B है, इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या है C, पावर रख देंगे x, इसका पावर y, इसका पावर क्या दे देंगे z दे देंगे। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारा रेट लॉ एक्सप्रेशन हो गया, कोई दिक्कत। अब ये बोल रहा है क्या कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताइए। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताने के लिए आपको बताया था ना कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के लिए जितने भी पावर वाले टर्म है x y z सबको क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। तो यहाँ बोलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या होगा, इन सबको हम 1 by 1 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो x प्लस वाई प्लस जेड हमारा क्या हो जाएगा, ये ऑर्डर हो जाएगा। अगर पूछे ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए बताइए, तो ए के रिस्पेक्ट में ऑर्डर कितना है, तो ए के रिस्पेक्ट में x है, बी के रिस्पेक्ट में कितना है, तो बी के रिस्पेक्ट में y है, और सी के रिस्पेक्ट में क्या है, z है कि नहीं। तो ऑर्डर विथ रिस्पेक्ट टू ए x, बी के रिस्पेक्ट में y और z के रिस्पेक्ट में सी के रिस्पेक्ट में z, और सबका ऑर्डर क्या होगा पूरे इस रिएक्शन का, तो सबको क्या कर देंगे हम सिमिलरली ऐड कर देंगे, x प्लस वाई प्लस जेड, ये क्या कर देगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दे देगा। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होता है, तो रेट लॉ एक्सप्रेशन में जितने कंसंट्रेशन टर्म का पावर है सबको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और डेफिनेशन में आपको यहाँ पे लिख ही दिया हूँ। तो आपने पढ़ा था कि एक्स वाई जेड एक्सपेरिमेंटली डिटरमाइंड होता है, ये पॉजिटिव निगेटिव फ्रैक्शन और जीरो हो सकता है। तो अगर ये हो सकता है तो उन्हीं से तो बना है कौन, ऑर्डर बना है। तो ऑर्डर भी क्या हो सकता है, ऑर्डर भी पॉजिटिव निगेटिव जीरो और फ्रैक्शन हो सकता है। देखिए मैं यहाँ लिख दिया हूँ कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगा मे भी पॉजिटिव हो सकता है, निगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है, और क्या हो सकता है, फ्रैक्शन ऑर्डर हो सकता है। बोलिए कोई दिक्कत तो। हुआ क्या था, देखिए ऑर्डर मैक्सिमम कितने होंगे, टाइप्स ऑफ ऑर्डर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ऑर्डर आपके कितने टाइप के ऑर्डर को आपको बुक में एनसीईआरटी, ये फुली एनसीईआरटी बेस्ड है, आपको बता रहा हूँ पूरा एनसीईआरटी में 1 by 1 एनसीईआरटी का लाइन काट काट के मैं यहाँ लिखा हूँ, याद रखिएगा। अब क्या होगा, जो ये ऑर्डर है, क्या है, ऑर्डर है, मैक्सिमम ऑर्डर कितना होगा, आपके बुक में कितना पढ़ना है ऑर्डर। तो ऑर्डर आपको मैक्सिमम कितने पढ़ने हैं, 3 पढ़ने हैं, कितने पढ़ने हैं, 3 ऑर्डर आपके 3 पढ़ने हैं। कौन कौन सा ऑर्डर है, और ऑर्डर को याद कैसे करोगे आप लोग, देखो हुआ क्या था कि मान लीजिए कि आप क्लास में बैठे हो, आपके 3 फ्रेंड है, कितने फ्रेंड है, 3 या मान लो 5 फ्रेंड 10 फ्रेंड आपके क्लास में है, ठीक है। अब हुआ क्या कि आप लोग क्लास 10th के बाद सारे लोग बिछड़ गए, जैसे आप 12th में हो अभी सारे लोग बिछड़ गए होंगे, ठीक। अब क्या हुआ अब कि मान लो कहीं मेला लगा हुआ है, उस मेले में दुर्गा पूजा के मेले में गए हो आप, ठीक। किसी चाट के दुकान पर बैठे हो, आप चाट खा रहे हो, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कितने दोस्त आप लोग मिल जाओगे। तो हो सकता है कि मैं खा रहा हूँ, सामने से एक और दोस्त आ गया, अरे भाई तू यहाँ है, मैं भी यहाँ, अरे यार कितने दिन बाद मिले हैं, हैंडशेक करते हैं यार, मिले बैठे है कि नहीं, 2 मिल गए। उसके बाद क्या होगा, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम हो सकती है, प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम क्या हो सकती है कि एक और फ्रेंड आ जाए, है कि नहीं, अरे यार आ गया तू भी, अरे देख हम दोनों मिले हुए तू भी आ गया, अरे आजा बैठ जा बैठ जा बैठ जा बैठ जा। कितने दोस्त हो गए, एक मैं पहले से था, एक आया, अब एक फिर आ गया, कितने हो गए, 3। अब फिर एक आ जाएगा, फिर एक आ जाएगा, ये तो कहानी बन जाएगी ना, ये तो चूतिया बनाना हो जाएगा, है कि नहीं। तो हुआ क्या कि मैं एक बैठा हूँ, सामने से एक और दोस्त हमको मिल गया, एक और दोस्त हमारा साथ आ गया, तो 3 दोस्त की प्रोबेबिलिटी होती है क्या कि मैक्सिमम 3 आदमी हम क्या हो जाए, किसी एक ही दुकान पे एक ही चाट वाले से क्या करना, चाट खाते मिल जाए, कितने दोस्त, 3 दोस्त, है कि नहीं। तो यही 3 दोस्त क्या हो जाए, एक जगह पर मिल जाए। तो इसलिए जो ऑर्डर होता है रिएक्शन का मैक्सिमम कितना होता है, 3 ही होता है। वही लिखा हूँ प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल, यहाँ दोस्त को मॉलिक्यूल पढ़ेंगे क्योंकि रिएक्शन है। तो प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली एट अ गिवन पॉइंट, कहने का मतलब क्या है, जब रिएक्शन होता है, आपको पता था ना लिक्विड सॉल्यूशन में, आपको बता चुका हूँ कि रिएक्टेंट जो होते हैं आपस में कोलाइड करते हैं, रिएक्टेंट आपस में क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं। प्रोडक्ट का फॉर्मेशन के लिए उनको बहुत सारी एनर्जी बैरियर को क्रॉस करना पड़ता है, जिसमें आपको मैं पढ़ाया था थ्रेशोल्ड एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी, बहुत टाइप की एनर्जी में आपको पढ़ाया था, है कि नहीं। तो उस एनर्जी को क्रॉस करने के लिए क्या होगा, आपस में टकराएंगे पूरे मॉलिक्यूल, क्या होंगे, टकराएंगे। तो वही बोले साइमल्टेनियसली, मान लीजिए कि एक मॉलिक्यूल यहाँ है, एक मॉलिक्यूल और है, एक मॉलिक्यूल और है, तीनों आपस में क्या कर जाएगा, कोलाइड कर जाएगा,
किसी एक पॉइंट पे, तो वहीं बोल रहा है क्या कि प्रोबेबिलिटी जो क्या है मोर देन 3 मॉलिक्यूल, 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल टकरा जाएं वो कम है। हाँ 3 मॉलिक्यूल टकरा सकते हैं एक पॉइंट पे, लेकिन 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल एक पॉइंट पे टकरा नहीं सकते हैं। तो वहीं लिखा हूँ कि प्रोबेबिलिटी दैट मोर देन 3 मॉलिक्यूल कोलाइड साइमल्टेनियसली एट अ गिवन पॉइंट इज वेरी लेस, क्या होता है बहुत कम होता है। हेंस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज नॉट मोर देन 3 इज नॉट पॉसिबल, इसीलिए जब वो 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं है तो ऑर्डर भी 3 से ज़्यादा पॉसिबल नहीं होगा, है कि नहीं। और टाइप्स ऑफ ऑर्डर मैं आपको बता दूं, टाइप्स ऑफ ऑर्डर 3 होते हैं ना। आपको स्टार्ट करना है 0 से, तो 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। कितने हो गए? 3 हो गए। 3 कौन कौन? 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, है कि नहीं। तो 3 ऑर्डर हो गए। कोई पूछे क्यों, बताओ क्यों ऑर्डर 3 ही होता है, तो भाई 3 मॉलिक्यूल एक ही जगह पे टकरा जाएंगे ये पॉसिबिलिटी है, बट 3 से ज़्यादा मॉलिक्यूल टकरा जाए ये पॉसिबिलिटी बहुत 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 कम है, इसलिए चीज़ें नहीं मिलती हैं। अच्छा बात है भाई। टाइप्स ऑफ ऑर्डर मैं लिख दिया हूँ, 0 ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। इनकी यूनिट की बात करेंगे। ऑब्जेक्टिव में आपका 1 नंबर का क्या आता है, इनका यूनिट आता है। क्या आता है? यूनिट आता है। और यूनिट में आपको बताऊंगा यूनिट कैसे निकालते हैं, है कि नहीं। यूनिट कैसे निकालते हैं मैं आपको बताऊंगा। यूनिट को आपको मैं रटवा दूंगा कि याद कर लेना है यूनिट को। यूनिट अगर आपको याद होगी तो चीज़ें क्या हो जाएंगी, बन जाएंगी, है कि नहीं। तो यूनिट आपको याद करना पड़ेगा, ठीक। तो देखिए यूनिट के लिए एक चीज़ आपको बता दूँ। यूनिट जैसे मान लीजिए अगर मैं बोलूँ आपसे कि बताओ कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बताओ, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट बताओ। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट, है कि नहीं। सॉल्वेंट में कितना सॉल्यूट घुला हुआ है वही क्या है, वही क्या है, वही क्या है, वही तो कॉन्सेंट्रेशन है। तो इसको बोल सकते हैं कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट कितना डिजॉल्व है पर लीटर सॉल्वेंट में, है कि नहीं। पानी में कितना चीनी घुला हुआ है, तो पानी हो गया सॉल्वेंट, और उसमें कितना चीनी घुला हुआ है सॉल्यूट, वही क्या बताएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बताएगा कि भाई चीनी कितना घुला हुआ है, कितना पानी हमने लिया है कि नहीं। तो ये हो गया सॉल्यूट और ये क्या हो गया, सॉल्वेंट हो गया। ये सॉल्यूट जो हम लोग डालते हैं लैब में, आपको बताया था ना अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को किस में डालते हैं, मोल में डालते हैं। तो इसको बोलेंगे हम मोल में लेंगे, और ये जो हमारा सॉल्वेंट किस में होता है, लीटर में होता है कि नहीं। तो एक चीज़ तो हमारे पास समझ में आ गई क्या, कि कॉन्सेंट्रेशन जो होगा, जो कॉन्सेंट्रेशन होगा, जो हमारा कॉन्सेंट्रेशन होगा, कॉन्सेंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, मोल इंटू, चाहे मोल पर लीटर है बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, मोल पर लीटर। जो कंसंट्रेशन होता है, कंसंट्रेशन की यूनिट क्या है, मोल पर लीटर। इसको आप एक और बोल सकते हो, मोल लीटर इनवर्स। क्या बोल सकते हो, ये लीटर था ऊपर गया तो क्या हो गया, लीटर इनवर्स। तो आज के बाद आपसे पूछे कि कंसंट्रेशन की यूनिट बताइए, तो कंसंट्रेशन की यूनिट होती है क्या, मोल लीटर इनवर्स। मोल लीटर इनवर्स किसका यूनिट होता है, कंसंट्रेशन का यूनिट होता है। कोई दिक्कत। और इसी कंसंट्रेशन में अगर टाइम से डिवाइड कर दें, इसी कंसंट्रेशन में अगर टाइम से डिवाइड कर दें, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम किसका पढ़ा था आपने, रेट का पढ़ा था। किसका पढ़ा था आपने, रेट का। तो कंसंट्रेशन का यूनिट हो गया मोल लीटर इनवर्स। तो क्या करोगे, इस कंसंट्रेशन में अगर आप टाइम से भाग दे दोगे, किसे भाग दे दोगे, टाइम से, तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम हो जाएगा ना। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम क्या होता है, वो होता है रेट। तो रेट का क्या हो जाएगा, यही होगा मोल लीटर इनवर्स, बट एक टाइम से डिवाइड दिए हो ना, टाइम को भी ऊपर लेके चल जाओ तो क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। वो किसका यूनिट हो जाएगा, रेट का हो जाएगा। तो कोई आपसे पूछ दे कि रेट का यूनिट क्या होगा, मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ सारा चीज़, तो आप लिख दोगे ना, कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है, तो सर मोल लीटर इनवर्स। अरे वाह, बता दो थोड़ा रेट का, तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स, है कि नहीं। तो पहले इतना लिखिए, उसके बाद हम लोग उसका ऑर्डर, और उसके बाद साथ साथ जितने ऑर्डर हैं उसका यूनिट हम लोग 1 बाय 1 करेंगे, है कि नहीं। तो चीज़ों को जल्दी से आप इसको लिखिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिखिए इसको, हाँ बच्चों को लिखने दीजिए। अब है यूनिट, क्या है, यूनिट को हम लोग 1 बाय 1 डील करेंगे। तो यूनिट में आपको जस्ट पहले बताया था कंसंट्रेशन का, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिजॉल्व इन पर लीटर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट बाय सॉल्वेंट दैट इज मोल बाय सॉल्वेंट। मोल सॉल्वेंट होता है लीटर, तो मोल पर लीटर, लीटर को लेके मैं चला गया ऊपर, तो इसका हो गया यूनिट कंसंट्रेशन का क्या, मोल लीटर इनवर्स। क्या हो गया, मोल लीटर इनवर्स किसका यूनिट हो गया, कंसंट्रेशन का। और आपको पता है कि जो रेट होता है, जो रेट होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम होता है। तो चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम में लिख दिया। कंसंट्रेशन का हम नहीं पढ़ा था क्या, मोल लीटर इनवर्स, तो मोल लीटर इनवर्स। ये टाइम अगर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, टाइम इनवर्स। कोई दिक्कत इसमें, हमने कंसंट्रेशन का यूनिट पढ़ लिया और रेट का यूनिट हमने पढ़ लिया। अभी अब 3 चीज़ें आपको बोला था याद करने के लिए, टाइप ऑफ ऑर्डर का, 0 ऑर्डर,
फर्स्ट ऑर्डर और सेकेंड ऑर्डर। जो रेट का यूनिट होता है वहीं जीरो ऑर्डर का भी यूनिट होता है। देखिए जीरो ऑर्डर का यूनिट आप याद कर लीजिए, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। सबसे इजी होता है फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट, टाइम इनवर्स। और यही एग्जाम में बहुत बार क्या किया है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, यही एग्जाम में क्या किया है, बहुत बार पूछा गया है क्या, कि फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट क्या होता है। तो फर्स्ट ऑर्डर का यूनिट होता है टाइम इनवर्स। जीरो ऑर्डर का तो मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। और सेकेंड ऑर्डर का तो मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स। देखिए मोल इनवर्स, लीटर, टाइम इनवर्स, ये आपको तीनों क्या करने होंगे, तीनों को थोड़ा आप लोग बेसिकली क्या कीजिएगा, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए फिर से एक बार रिकॉल करते हैं। बताइए कंसंट्रेशन का यूनिट तो मोल, लीटर इनवर्स। बताइए रेट का तो मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। बताइए जीरो ऑर्डर का तो सेम वही, मोल, लीटर इनवर्स, टाइम इनवर्स। बताइए फर्स्ट ऑर्डर का तो सर फर्स्ट ऑर्डर का तो सबसे इजी होता है और वही एग्जाम में पूछता भी है, तो वो होता है टाइम इनवर्स। बताइए सेकेंड ऑर्डर का तो मोल इनवर्स कर दो, लीटर को छोड़ दो तो लीटर, फिर टाइम इनवर्स कर दो, कर दिया। अब देखिए रिएक्शन तो हमने तीन टाइप का पढ़ा था रेट पे ना, कि एक एक्सट्रीमली फास्ट होता है, एक एक्सट्रीमली स्लो होता है और एक मॉडरेट रिएक्शन होता है कि नहीं। यहाँ पे मॉलिक्यूलरिटी के हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, रिएक्शन को पढ़ेंगे, है कि नहीं। तो ये है क्या, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा कि मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है। तो मॉलिक्यूलरिटी के बेस पे हम लोग क्या पढ़ेंगे, रिएक्शन को पढ़ेंगे। तो वो होता है दो तरह का रिएक्शन जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। वो होता है एक एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। ये देखिए एलिमेंट्री रिएक्शन और ये क्या है, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। इसके नाम से ही लग रहा है क्या, ये एलिमेंट्री। एलिमेंट्री मीन्स सिंगल स्टेप, जो रिएक्शन ए से बी बन गया, एक स्टेप में हो गया, खत्म। हाँ रिएक्शन हो गया तो हाँ हो गया। ये है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो एक स्टेप में ना हो। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन क्या होगा, बहुत सारे स्टेप में होगा। बहुत सारे स्टेप में होगा मतलब मोर देन 2 और 3 स्टेप से ज़्यादा होगा, उसको बोलेंगे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। और जो रिएक्शन सिंगल स्टेप में होगा उसको हम लोग बोलेंगे एलिमेंट्री रिएक्शन। कैसा रिएक्शन, एलिमेंट्री रिएक्शन। तो यही एलिमेंट्री रिएक्शन और कॉम्प्लेक्स रिएक्शन को 1 बाय 1 हम लोग बात करेंगे यहाँ पे। तो एलिमेंट्री रिएक्शन को मैं लिख दिया हूँ क्या, एकदम नोट्स बनाइए, एकदम फेयर बने, कितना अच्छा लग रहा है यार। द रिएक्शन विच टेक प्लेस इन सिंगल स्टेप, जो सिर्फ एक स्टेप में हो जाए, जैसे बना ए से बी बन गया, कहानी खत्म। तो सिंगल स्टेप में जो बने उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री रिएक्शन बोलते हैं। तो वो रिएक्शन जो सिंगल स्टेप में होता है उसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री रिएक्शन। और वो रिएक्शन मोर देन 1 स्टेप से, एक से हो गया तो एलिमेंट्री, जहाँ एक से ज़्यादा लगा तो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बन जाएगा। जैसे एवरेज स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बताया क्या कि 2 से ज़्यादा स्टेप, तो पहला स्टेप, फिर दूसरा स्टेप, फिर तीसरा स्टेप। तो 3 स्टेप में हुआ ना, तो तीनों स्टेप क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन हो गया। लेकिन तीनों स्टेप 1 बाय 1 अगर देखें तो वो होता है एलिमेंट्री रिएक्शन, है कि नहीं। तो एलिमेंट्री रिएक्शन के कंबाइन फॉर्म को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन बोलते हैं। जब बहुत सारा एलिमेंट्री रिएक्शन को कंबाइन कर देंगे तो वहाँ से जो निकल के आता है वही होता है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। बोलिए हाँ या ना। अच्छा वेरी गुड। सबसे ज़्यादा एनसीईआरटी में एग्जांपल यही लिया था। एनसीईआरटी में क्या लिया था, यही एग्जांपल लिया था। एग्जांपल लिया था क्या कि A2 + B2 से बना है 2AB। A2 + B2, आप लोग भी इसको नोट्स पे लिखिएगा, एग्जाम में पूछिएगा क्वेश्चन तो इसी से पूछेगा, है कि नहीं। A2 + B2 गिव्स 2AB। ठीक, पहला स्टेप क्या करेंगे, पहले A2 को तोड़ेंगे। तो स्टेप 1 में क्या किया हमने, स्टेप 1 में क्या किया है, A2 को तोड़ा तो 2A बन के आ जाएगा, आ गया। ये जो रिएक्शन होता है याद करना होगा आपको कि ये जो रिएक्शन होगा स्लो होता है, बाकी के दोनों क्या होंगे, फास्ट होंगे। ये देखिए, उसके बाद इसका ए को पकड़ा, इसके ए को पकड़ा, ए लिखा, इसका तो काम हो गया था ना। अब B2 को उठाया, किसको उठाया, B2 को उठाया। तो इसका A और इसका B2 आपस में चेंज कर लेंगे तो ये AB हो जाएगा, AB और एक B क्या हो जाएगा, बाहर निकल गया, है कि नहीं। फिर इसका A बाहर था, इसका B बाहर था, दोनों को लेके आ जाएंगे, AB को लेके आ जाएंगे, क्या फॉर्म कर देंगे, AB। 2 से मल्टीप्लाई सब में कर देंगे तो A2 B2 + 2AB बन जाएगा, नहीं बन जाएगा। तो हमने ये पढ़ा क्या कि देखिए ये है एक स्टेप, ये है 2 स्टेप, ये है 3 स्टेप, लेकिन ये एलिमेंट्री है, ये भी क्या है, एलिमेंट्री है, ये भी क्या है, एलिमेंट्री है। लेकिन अगर पूरा को मिला देंगे तो ये पूरा क्या बन जाएगा, पूरा बन जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत, ये 1 बाय 1 जो था वो एलिमेंट्री था, लेकिन सबको मिला देंगे तो ये कैसा रिएक्शन बन जाएगा, ये बन जाएगा कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत इसमें नहीं। ये देखिए ये फास्ट है, ये भी क्या है, फास्ट है। जैसे आपके पास 3 घोड़े हैं, 3 घोड़े हैं, मेरे पास 3 घोड़े हैं, आपके पास भी 3 घोड़े हैं, ठीक। 3 किलोमीटर की रेस लगी हुई है, क्या लगी हुई है, 3 किलोमीटर की रेस लगी हुई है। मेरा पहला घोड़ा बहुत तेज़ी से भागा, इनका भी भागा, दूसरा घोड़ा भी हमारा तेज़ी से भागा, इनका भी भागा, लेकिन हमारा तीसरा घोड़ा जो है वो क्या है, स्लो है। लेकिन इनका तीसरा घोड़ा भी क्या है, फास्ट ही है। तो रेस कौन जीतेगा, ये जीतेगा, है कि नहीं।
जब 3 आदमी की रेस है, देखिए जब देखते ना 4-4 आदमी दौड़ते हैं 1600 मीटर वाले में 400, पहले वो दौड़ा घूम के आता है, फिर देता है झंडी, वो भागता है कि नहीं। तो वही कहानी यहाँ पे भी है क्या कि जब मोर देन 1 पर्सन रेस में हो तो सारे पर्सन को रेस में तेज दौड़ना पड़ता है, तभी आपकी टीम क्या होगी, जीत पाएगी। अगर एक भी स्लो हुआ आपके रेस में तो क्या हुआ, पूरा का पूरी टीम क्या हो जाएगी, हार जाएगी। भले ही आप क्यों ना तेज भागे हो, बट आपकी टीम क्या हो जाएगी, हार जाएगी। तो सबको भागना होगा। लेकिन यहाँ पे ये है क्या कि ये फास्ट रिएक्शन हो रहा है, ये रिएक्शन क्या हो रहा है, फास्ट हो रहा है, लेकिन ये रिएक्शन क्या हो रहा है, स्लो हो रहा है। इसका मतलब जब ये स्लो हो रहा है तो इन दोनों फास्ट को भी क्या कर देगा, ये स्लो कर देगा। ये दोनों अच्छा से दौड़ के आएंगे, टाइमिंग अपना मैनेज करके आएंगे, लेकिन ये क्या कर देगा, पूरा का पूरा चौपट कर देगा, है कि नहीं। तो इसी को स्लोएस्ट स्टेप जो होता है रिएक्शन का, कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का एवरेज स्टेप एलिमेंट्री रिएक्शन होता है। एलिमेंट्री रिएक्शन सिंगल स्टेप में होता है, पर जब सिंगल स्टेप से ज़्यादा आपको स्टेप लगने लगे तो वो कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है। इतना आपको पता है। ये फास्ट और ये क्या है, स्लो है। तो जो स्लो होता है रिएक्शन उसी को बोलते हैं आरडीएस। एक नया वर्ड आप लोग सीखिए, आरडीएक्स नहीं, बम नहीं है, आरडीएस, रेट डिटरमाइनिंग स्पीड। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस। जो सबसे छोटा होता है, कॉम्प्लेक्स का क्या, बहुत सारा रिएक्शन आप लाइफ में कभी पढ़ोगे तो उसका जो सबसे स्लोएस्ट स्टेप होगा, जो सबसे स्लो रिएक्शन कर रहा होगा, उसको आप बोलोगे क्या, आरडीएस। तो लिखिए आप लोग कॉपी पे, लिखिए द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस। उसको बोलते हैं आरडीएस, आरडीएस। द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन इज कॉल्ड आरडीएस। इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्पीड। इसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्पीड। जो सबसे स्लो होता है उसको बोलते हैं रेट डिटरमाइनिंग स्पीड। कोई दिक्कत? अब क्या हो जाएगी, इतना आप लोग कर लीजिए, इसको आप लोग लिख लीजिएगा। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो हम पार्ट 2 लेके जस्ट आने वाले हैं। कल ही क्लास में पार्ट 2 लेके आऊँगा। तो पार्ट 1 आप लोग देख लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए कि जैसे ही पार्ट 2 आएगा आप उसको क्या कर लेंगे, देख लेंगे। नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक्स को, जो प्रूफ है, जीरो ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर। उसके बाद आपकी बहुत सारी थ्योरी आएंगी, पैरेलल रिएक्शन, परपेंडिकुलर रिएक्शन करके बहुत सारा रिएक्शन आएगा। उसके बाद मॉलिक्यूलरिटी क्या होता है, एक नया वर्ड आया मॉलिक्यूलरिटी आया है ना। तो मिनिमम नंबर ऑफ एटम, आयन, सबका क्या होता है, सम होता है। मॉलिक्यूलरिटी निकालना आपको सिखा दूंगा। मॉलिक्यूलरिटी जब आ जाएगी तो आपको पता चलेगा कि रिएक्शन में जो जीरो ऑर्डर और फ्रैक्शन ऑर्डर है वो तो कॉम्प्लेक्स ऑर्डर है, और बाकी जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है वो तो एलिमेंट्री रिएक्शन है। ऐसे कैसे हो गया, तो बाकी ट्विस्ट के लिए नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, देखेंगे, है कि नहीं। तो आप लोग इतना पहले लिख लीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो भी आपका फ्रेंड है क्लास 12th में, सबको आप लोग शेयर कर दीजिए। सबके साथ पढ़िए यार, साथ पढ़ोगे तो हाँ, माइंड में कोई चीज़ें आप भूल जाओगे ना, तो उससे पूछ सकते हो अरे सर ने क्या बताया था, तो सर ने तो ये बताया था, है कि ना। हाँ भाई, थोड़ा फिर से रिकॉल करा दे, तो हाँ देख भाई, रिकॉल ये करा रहा हूँ कि कंसंट्रेशन का यूनिट होता है क्या, मोल लीटर इनवर्स। रेट का उसमें टाइम इनवर्स लगा दे तो मोल लीटर इनवर्स टाइम इनवर्स। अरे भाई, जो रेट का होता है वही तो जीरो ऑर्डर का होता है, और सबसे इजी होता है फर्स्ट ऑर्डर, और उसी का यूनिट एग्जाम में पूछता है तो क्या होता है, वो होता है टाइम इनवर्स। अरे वाह, तो सेकंड ऑर्डर का बता दे। सेकंड ऑर्डर का देख, पहला में मोल इनवर्स कर दे, लीटर को छोड़ दे और टाइम इनवर्स कर दे, तो मोल इनवर्स लीटर टाइम इनवर्स। ऐसे ही करके चीज़ें क्या होंगी, चलेंगी। पूरा आपको थ्योरेटिकल यहाँ पे लिखा गया है, एक फेयर की तरह, नोट्स की तरह बना कर आपको दिया गया। मेहनत किया हूँ, इसलिए आपको यहाँ क्या किया हूँ, दे रहा हूँ हर चीज़ लिख के। तो चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक लाइक तो कर दो यार कम से कम। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसको पहले आप लिख लीजिए, बाय। इसको आप लिख लीजिए, पहले इसको आप लिख लीजिए। आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगा, बाय।